हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम इस वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर को वन शॉट में क्लियर करेंगे। यह आपका वीवीआई टॉपिक है। इससे आपके अक्सर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आप सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणुओं की, अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी कि ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार कम हो जाएगा। तो अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसकी चाल बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी चाल बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक मीटर है, किलोग्राम है, जूल है या फिर मीटर पर सेकेंड है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कार्य और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है यह। दूसरा है कार्य और ऊष्मा में कार्य और दूसरा कथन है कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध रखते, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, किए गए कार्य W तथा इससे उत्पन्न ऊष्मा Q के बीच संबंध किस प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जूल के प्रयोग द्वारा किया गया कार्य W और Q के बीच हम लोग का संबंध स्थापित होता है। प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है या कि कुल अणुओं की ऊर्जा होती है, का औसत वेग होता है कि औसत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। हम लोग के यहाँ सही कथन को फिर से बताना है। पहला कथन है, गैसों के अणुओं स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत कथन है यह। दूसरा है, जूल कॉमा ऊष्मा अर्थात कार्य का एसआई मात्रक नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। आगे हम लोग का है, घर्षण से ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का चलते हैं करेक्ट हम अपने आंसर अगले है। प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछा गया, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक हम लोग का जूल होता है। यह बहुत वीवीआई है, इसलिए हाईलाइट भी कर दिया गया है। अब हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, ताप मापा जाता है, तो ताप हम लोग कैसे मापते हैं। तो ताप मापी थर्मामीटर द्वारा हम लोग ताप मापते हैं, नहीं कि हम लोग हाथ से छू कर मापते हैं, यह हमारा गलत आंसर होगा। हम लोग थर्मामीटर द्वारा यानी तापमापी थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा, ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो सन्निकट है। तो ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो ऊर्जा के सन्निकट होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सेल्सियस स्केल पर थर्मामीटर बटा होता है। तो आप गौर किए होंगे, जब भी आप सेल्सियस स्केल देखें हो तो उसमें 0 से 100 डिग्री तक बटा हुआ होता है, यानी हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, फ़ारेनहाइट स्केल में जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर जल जमता है और क्वथनांक जिस पर जल उबलता है, यानी हम लोग सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री और 100 डिग्री होता है, तो वही इसका फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री को हम लोग 32 डिग्री कहते हैं और 100 डिग्री को 212 डिग्री कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। जल का यहाँ पर हिमांक हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, सेल्सियस स्केल में जल के हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः होते हैं। अब सेल्सियस स्केल में बात किया तो अभी पहले बताया 0 डिग्री पर हम लोग का जल जमता है यानी हिमांक हो जाता है, और क्वथनांक हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे फिर पूछा गया प्रश्न नंबर 8 में, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर उसी वस्तु का ताप क्यों, यहाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब हम लोग इसे सेल्सियस में कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस जब रहता है तो हमारा फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में हम लोग का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस पर 212 डिग्री हम लोग का फ़ारेनहाइट रहेगा, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है सेल्सियस स्केल पर। तो 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का
रहता है मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में पूछा गया उस ताप का मान जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर होता है। तो -40 डिग्री, जब हम इसे कैलकुलेट करें तो -40 डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही आएगा और फ़ारेनहाइट में भी उतना ही है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग से पूछ रहा है किसी वस्तु का ताप 310 केल्विन है, इसे सेल्सियस स्केल पर इसका मान क्या होगा। तो हम लोग केल्विन से इसको अब हम लोग सेल्सियस में चेंज करते हैं। इसे चेंज करने के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग का फार्मूला होता है K = C+273 डिग्री। अब हम यहाँ पर के का वैल्यू रखते हैं। के का मान हम लोग को प्रश्न में 310 दिया गया है, =C+273 हम लोग लिखेंगे। अब C हम लोग निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा 310 - 273 डिग्री, यानी घटाने पर हम लोग का आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। यानी करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझोगे। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो भी फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उससे भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। फार्मूला है F-32/9 = C/5। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से कवर करेंगे। आई होप कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझोगे। पार्ट 2 जल्द आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझोगे। अगर आप ये सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।